क्योंकि कांग्रेस का एक धर्म है, जैसे आज भी है, पावर। हम पावर में रहना चाहिए, परिवार पावर में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद हम जम्मू में जीते और कश्मीर में पीडीपी आई, और ये एक अलायंस जो हुआ कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है। और उस सरकार में जिस प्रकार की आपको पता है कि टेररिज्म था, जो था बिल्कुल पीक के ऊपर था, कि जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है। जम्मू कश्मीर वो जो समस्या क्रिएट की गई, और उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, नेहरू जी की थी। और कश्मीरी डोमिनेशन, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला कोई आगे फिर आएगा, उनके हाथ में सारी पावर चली गई। आज लद्दाख है, उनके साथ इतना भेदभाव हुआ इन सालों में। 2019 के पहले कश्मीरी बोलने वाले जो लोग थे, उनकी डोमिनेशन और पिछले सालों में रही। इतनी सारी चीजें दाव पे लगा दी। हाँ, इस पर लोगों को जानना चाहिए। ये तो दाद देंगे, बेशक मैं बीजेपी से हूं, तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की दाद दूंगा कि शिमला एग्रीमेंट में बाइलेटरल हो गया। नहीं, हम किसी की तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मानेंगे। नेहरू जी थे कि वो इल्यूजन में रहते थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म से प्रभावित थे। कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन वो सोच से प्रभावित थे। और जो हाँ, वो नहीं, वो उनका तो कोई है ही नहीं है, उनका तो कोई इज़्म ही कोई नहीं है वो, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलना चाहिए और शब्दावली क्या है, कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा सेकुलर इंडिया, लेकिन सेकुलर जो इंडिया बनाने की कोशिश की, वो एंटी हिंदू इंडिया नहीं होना चाहिए था। 370 दिया, अलगाववाद का बीज बोया। कश्मीरियों को लगता था बेशक हम भारत में हैं, लेकिन हम जो है 100% भारतीय नहीं है, हम स्पेशल हैं, इसलिए भारत से खाएंगे, भारत की सब्सिडी खाएंगे, भारत के टैक्स पेयर का जो पैसा खाएंगे। महबूबा हम कहते 1 to 1 बातें, तो पता है क्या कहती थी कि डॉक्टर साहब हम अपनी जो किश्ती को डुबो के आ गए। नमस्कार, आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे व विधानसभा अध्यक्ष रहे निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में 2 जिम्मेदारियां बखूबी निभाई बीजेपी के लिए, और ये गवाह हैं कश्मीर के बदलते चेहरे को लेकर। 370 या 35A की बात करें जो हटी, और उसके बाद कश्मीर में क्या क्या हालात कैसे कैसे बदले, उन सब चीज़ों के गवाह रहे हैं। आज हम इनसे इनके अनुभव भी जानेंगे, और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है वो अब कैसा है और पहले कैसा था, ये भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं सर, बीजेपी से आप विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने। कितनी कठिन थी ये लड़ाई, क्योंकि बीजेपी का तो जम्मू कश्मीर में नाम लेने भी बहुत मुश्किल था उस दौर में जब आपने राजनीति शुरुआत की। देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं लगभग जो मेरा जो सोशल लाइफ में जो मेरा एक्टिविज़म है, वो लगभग 53 इयर्स का है। जब मैं गांव से जम्मू में पढ़ने के लिए आया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक बना, उसके बाद फिर इमरजेंसी लगी और बाकी जो सारा है 77 का आया। 77 जो टर्निंग पॉइंट था, जब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी जो है, जो तब जो जनता पार्टी थी उसकी को एक मान्यता उसको मिली थोड़ा बहुत, तो वो सारा दौर मैंने देखा है। यहाँ तक प्रश्न है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में जैसे बिल्कुल आप सही कहा है कि पीछे 90 सीट्स थी, अभी 90 सीट हैं, पहले 87 सीट्स थी, और मुश्किल से 32 सीट्स के ऊपर जो है हिंदू बाहुल और बाकी सारी मुस्लिम बाहुल था। जिसमें कश्मीर में जो आज की डेट में भी मैं कहूँगा कि 47 सीट्स हैं, तो सारी मुस्लिम बाहुल हैं। ऐसे राजौरी, पुंछ है, डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, वो जो ऊपर वाला इलाका है उसमें मुस्लिम बाहुल हैं। तो बाकी जो यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसमें से और कुछ रजौरी और रियासी, इसमें से जो है वहाँ हिंदू बाहुल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक जनाधार है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद हम जम्मू में जीते और कश्मीर में पीडीपी आई, और ये एक अलायंस जो हुआ, उस अलायंस में उनकी 28 सीटें आई।
तो उसके बाद जो है कहा गया था तब कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है। जी, बहुत उस समय सवाल बड़े प्रश्न उठे थे और ये लगा था भी जब असंभव संभव हो गया। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने जो वर्डिक्ट वहाँ जम्मू कश्मीर में आया था उसको रिस्पेक्ट की। और इसमें मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो छोटे दायरे की सोच थी, जो संकीर्ण सोच थी, उससे ऊपर उठ के जो है उन्होंने एक फैसला किया कि हमारा आपस में जो है एक अलायंस होना चाहिए। तो वो अलायंस था, वो क्या गवर्नेंस अलायंस था, वो कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं था, पॉलिटिकल अलायंस विपरीत था, लेकिन गवर्नेंस अलायंस है कि लोगों ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक जो है उन्होंने एक फैसला किया है, उसको आप लोगों को जिम्मेवारी, बीजेपी और पीडीपी को जिम्मेवारी, आपको इसको निभाना है। तो 3 साल सरकार चली और उस सरकार में जिस प्रकार की आपको पता है कि टेररिज्म था जो था बिल्कुल पीक के ऊपर था। बुरहान वानी जब मारा गया वो दौर तो सभी को याद है। बाकी जो बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे, पत्थरबाजी होती थी, बंद होते थे, तो वो सारा दौर हमने देखा है। और सचमुच जैसे आपने प्रश्न किया है, चुनाव को जीतना और जीत के सरकार में जो बनाते हुए, और पीडीपी जो हमारा अलायंस पार्टनर था जिससे हमारा किसी तरीके से कोई मेल नहीं था, लेकिन 3.5 साल जो है एक अच्छी सफल सरकार बनाई गई। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अंदर जाके हमने बैठ के देखा कि इनका माइंडसेट क्या है, ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट क्या। ये भी कह सकते हैं टारगेटेड अलायंस था, एक लक्ष्य को लेके। देखिए, मैं कहूँगा कि उस समय इस प्रकार की शायद बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी उसको पूरा मौका उन्होंने दिया। ये सिर्फ जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं था, पूरा मौका दिया। आपको शायद याद होगा कि पहले बार वो जम्मू कश्मीर आए, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जो आबादी का है, और 80,000 करोड़। आज जो है आप देखते हैं वहाँ जो डेवलपमेंट हुई है, IIM, एम्स 2 हैं कश्मीर में, जम्मू में है, IIM, IIT, और दूसरा जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, 30,000 करोड़ सिर्फ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बनेगा, एक जो दिल्ली से और अमृतसर और कटरा का। आज जो रेलवे जो है कश्मीर पहुंच गई है, कश्मीर से कन्याकुमारी हम जो कहते हैं, तो वो रेलवे का बनना। और आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा, राजस्थान में बैठते हुए हमें शायद महसूस नहीं होगा कि बाई रोड तो हाँ बात कर रहे थे, आप बाई रोड गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां से टनल्स निकाल के, ठीक है, काम से पहले से ही शुरू हुआ था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था, अधूरा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से उसको पुश किया और अल्टीमेटली वो सपना साकार हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला। तो ये जो है उस जम्मू कश्मीर में हुआ है, और मैं कहूँगा इसका सारा क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। जो कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस अंग को, उसकी अंग की देखभाल अगर किसी ने की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। इसमें कहने में कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि ढांचागत निर्माण हमने भी देखा है वो प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ही हुआ है। सर, थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं, जब पहली बार आप विधायक बने तो जहाँ तक हमने तो पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर में 6 महीने आप श्रीनगर असेंबली अटेंड करते हैं, 6 महीने जम्मू करते हैं। एज ए MLA श्रीनगर जाते थे जब फर्स्ट टाइम MLA बन के, क्या माहौल था? देखिए, ये जो परंपरा थी ये सब 47 से थी, 1947 से। हाँ, मौसम था और पुराने समय से ये चलता आ रहा था कि सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में कश्मीर। ये भी होता क्योंकि आप वहाँ का, जब जैसे कहने में गया हूँ, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए उनको लगा, उस समय लगा कि नहीं जो है 6 महीने, लेकिन उसका खर्चा बहुत आता था। जब 6 महीने के लिए गर्मियों में जब कश्मीर में चला जाता, जम्मू के लोग जो थे सफ़र करते थे, और ऐसे वाइस वर्सा, और जम्मू आता था कश्मीर के लोगों को जम्मू आना पड़ता था, खर्चा होता था, और कई दिन लगभग महीना जो है इसी ट्रांसपोर्टेशन में ही जो है गुजर जाता था। हाँ, लेकिन जैसे जब जाते, जैसे आपको कैसा महसूस होता था? देखिए, एक हमें मानना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है, भौगोलिक भी फ़र्क है, 2 रीजन बिल्कुल अलग अलग हैं, बीच में पीर पंचाल पड़ता है, और जम्मू जो है लगभग पहाड़ी है, वो वैली जो है लगभग 70-80% जो प्लेन है,
उनकी कश्मीरी भाषा है, हम यहाँ के लोग जो है डोगरी बोलते हैं या गोजरी बोलते हैं या पुंछी बोलते हैं, उनकी बात बड़े कम एक दूसरे की भाषा वो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं आती है। तो एक कई प्रकार की जो है इस प्रकार की जो है कहना चाहिए कि भिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों स्टेट से एक हैं, स्ट्रैटेजिकली दोनों रीजन से एक थे। लेकिन जब वहाँ जाते थे तो मतलब उस प्रकार का चीज़ जो है ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। तो हम सरकार में थे तो डेफिनेटली वो हमारे लोग थे, तो वहाँ भी काम करते थे। लेकिन जिस प्रकार का एक कहना चाहिए कि एक रूप था, जैसे आप मान लो राजस्थान में जयपुर में जाएंगे, कोटा में जाएंगे या अजमेर में जाएंगे तो लगभग थोड़े बहुत फ़र्क है, और बोली में भी फ़र्क है बाकी, लेकिन है पर जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार का नहीं है। तो डेफिनेटली, लेकिन उसके बावजूद कीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक एंटिटी रही है, एक यूनिट रहा है, तो लोगों में ऊपर लेवल पर लोगों में आम लोगों में इंटरेक्शन नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन ऊपर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो है बिजनेसमैन के लेवल पर, जो उस लेवल पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पर तो इंटरेक्शन था, लेकिन लोकल लेवल पर नहीं था। तो डेफिनेटली उसके कारण थोड़ा मुश्किल तो आती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारा मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, तो इसलिए वो उसका दायित्व हमने निभाया। प्रयास आप लोगों ने भी काफी किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, प्रयास में कोई कमी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पिछली सरकारें जो थी वो कश्मीर को जो एक मुद्दा था, जो कश्मीर का मुद्दा चाहे टेररिज्म को लेके हो, अलगाववाद को लेके हो, उसको लगातार जानबूझ के जिंदा रख रहे हैं? देखिए, इसमें है कि हमने थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये है कि जम्मू कश्मीर वो जो समस्या क्रिएट की गई और उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, नेहरू जी की थी, और पाकिस्तान को मौका दिया गया, तो वो जो उसको उन्होंने क्रिएट किया। तो ये जो था वो था कांग्रेस और विशेषतः नेहरू जी का एक अप्रोच जम्मू कश्मीर को लेके, और उस समय के राजे महाराजा जो थे उनके प्रति, क्योंकि देखिए 562 स्टेटें थी, जिसमें राजस्थान की थी, सौराष्ट्र में थी, मध्य प्रदेश में थी, हिमाचल में थी, जम्मू कश्मीर था, ये गुजरात में जूनागढ़ जैसे स्टेट, दक्षिण में भी थी, हैदराबाद था। उनको जो है ये ऑप्शन दी गई थी कि आपने जब भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान बनेगा और भारत जो होगा, उसमें दोनों में से किसी एक जो है जो यूनियन बनेगा या कंट्री बनेगा उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए वही था, और ये पावर किसको दी गई थी? महाराजा को। और जम्मू कश्मीर ये पावर दी गई थी महाराजा हरि सिंह को। लेकिन नेहरू ने जानबूझ के ये सिचुएशन क्रिएट की कि शेख अब्दुल्ला को जो है जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तो हम जो है विलय को स्वीकार नहीं करेंगे। वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शुरुआत मतलब बीमारी की, हाँ, बीमारी बहुत जड़ थी, और शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहता था, ठीक है, वो क्लेम करता मैं पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन भारत में भी नहीं आना चाहता था। मैं उसको आपको एक उदाहरण दूंगा। 1946 को यहाँ कैबिनेट मिशन आया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स आए तो यहाँ की समस्या को देखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने एक रिप्रेजेंटेशन दी। उस समय पहले जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज का नाम है वो हो गई थी। उसमें क्या था रिप्रेजेंटेशन में, उन्होंने मेमोरेंडम में क्या था कि जब आप भारत को छोड़ेंगे, क्योंकि तब तक ये तय हो गया था अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ की जो संप्रभुता है जम्मू कश्मीर की वो लोगों को दीजिए, भारत को नहीं, लोगों को दीजिए, जो मैं कश्मीरियों को दीजिए। यानी कि मुझे तो वो टॉलेस्ट लीडर अपने को क्लेम करता था और नेहरू उसको मानता था, तो उनको दीजिए। उसके कारण क्या है कि ये उसकी मानसिकता थी, एक बात। दूसरी बात थी कि जब वहाँ पर क्या हुआ, जब यूएनओ में चला गया, उन्होंने हम पर हमला कर दिया, 1/3 जम्मू कश्मीर को कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो जब क्या है, वहाँ जाने का मतलब ही नहीं था, पाकिस्तान एग्रेसर था, और जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, जो जिसमें आज 1/3 जो है जम्मू कश्मीर है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान, हाँ नहीं 1/3 1/3 जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मतलब सामरिक तौर पर बहुत जो है, जो कहना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक, जिसका आपको पता होना चाहिए, उसमें 5142 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है, जो सी पैक वहां से निकल रहा है,
और पीओजे चाइना इधर से भी हमारे पास आ गया। अरे हाँ, चाइना वहां आ गया ना पूरा, उसको वो 1000 जो है एक मतलब 5142 किलोमीटर, और उसको वो दे दिया। और जो बाकी गिलगित बाल्टिस्तान है जिसको नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते थे, और दूसरा पीओजे क्या है जिसमें पुंछ और राजौरी का ये जो हमारा जम्मू के साथ जुड़ता हुआ इलाका है, उसको पर उसने कब्जा कर लिया। और हमें उसी तरीके से लेने पे अग्रेसर है, ये यूएनओ में चल गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हमारी फौजें, पहले जो फौजें लेट आई 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा के विलो के उन्होंने स्वीकार किया। जब हमारी फौजें आई उनको पीछे धकेल रही थी, जगदम सीज फायर हो गया। हाँ, जीत रहे थे। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूँ, उस जो है उसके आधार पर जो है मेरा रिसर्च इसी एरिया में हुआ है। तो जगदम हो गया। वो क्यों हुआ ये आपको भी किसी लोगों को पता नहीं होगा। वो क्या हुआ है कि देखिए, जम्मू कश्मीर जो जम्मू है आज वहाँ 43 सीटें हैं, और पीओजे के है उसमें से, और इवन के कश्मीर का हिस्सा था क्या ना अपने मुजफ्फराबाद, वहाँ आज की डेट में 24 सीटें हैं। और कश्मीर में जो कश्मीरी जो डोमिनेट करें वो सिर्फ आज की डेट में 47 सीटें हैं। अगर वो हिस्सा हमारे बीच में होता तो आज बेशक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर मुसलमान भी होता, जम्मू का होता, कश्मीरी नहीं हो सकता था। हाँ, और जब हमारी फौजों ने धकेलना शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर जगदम सीज फायर कर दिया, जिसके कारण जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एरिया से वो पाकिस्तान के अंडर है। 24 सीटें हमारे हाथ से निकल गई। और कश्मीरी डोमिनेशन, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला कोई आगे फिर आएगा, उनके हाथ में सारी पावर चली गई। और जम्मू के साथ और लद्दाख, जो आज लद्दाख है, उनके साथ इतना भेदभाव हुआ इन सालों में 2019 के पहले। तो वो सारा एक क्रिएटेड था, जानबूझ के एक परिवार की राजनीति कैसे, परिवार की, और एक लैंग्वेज बोलने वाले, कश्मीरी बोलने वाले जो लोग थे, उनकी डोमिनेशन, और पिछले सालों में रही। इतनी सारी चीजें दांव पे लगा दी। हाँ, इस पर लोगों को जानना चाहिए। और अच्छा, एक तो यूएनओ में चले गए, फिर जो वो अच्छा पहले उसने सीज फायर कर दिया, यूएनओ में चले गए, फिर इसको जो है एक मतलब एक इंटरनेशनल इशू बना दिया गया। ये तो दाद देंगे, बेशक मैं बीजेपी से हूं तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की दाद दूंगा कि शिमला एग्रीमेंट में बाइलेटरल हो गया। नहीं, हम किसी की तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मानेंगे। ठीक है, इंदिरा जी ने जो उस समय मौका था, इसका हल निकाला जा सकता था। जब 90,000 पाकिस्तानी फौजी हमारे जो है यहाँ पर थे, निकाला जब वो वहां कमजोरी बताई। लेकिन एक चीज उनके क्रेडिट में जाती है, शिमला एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि आगे कोई भी मसला जम्मू कश्मीर के बारे में होगा या कैसा भी होगा, उसमें हम पाकिस्तान और भारत जो है वो हम मिलके बैठेंगे, बातचीत करेंगे उसके आधार पर। जैसे अभी ट्रंप जो है शोर डाल रहा था, मैंने जो है युद्ध रुकवाया, जब बाकी है उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे। ये इंदिरा जी के समय में हुआ। और हम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो जो मतलब भारत की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ज्यादा बदलती नहीं है, तो इसलिए उसके आधार पर जो है उसी पे चलेंगे। हाँ, तो अभी जैसे ये क्या मतलब है, जहाँ शोर डलता है जी, वो जी पाकिस्तान का कहता है कि जी नहीं, यहाँ पर जो रेफरेंडम होना चाहिए, जो लोगों की राय लेनी चाहिए, वो तो चीज़ें खत्म होगी। जो रेजोल्यूशन है यूएन का रेजोल्यूशन 1948 के उसके बाद के, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन जो है पाकिस्तान कोशिश करता है, कुछ देश भी कोशिश करते हैं फिर से वो जो है कि इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का। लेकिन भारत जिस प्रकार से हरा हुआ है, और ये कह दिया हमने भी किया, अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और ये फरवरी 1994 का रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान के साथ अगर का आउटस्टैंडिंग इशू है वो है हम पीओजे को वापस कैसे लेना है। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के वो हमारे जो है उनका जो पेंडिंग इशू है, बाकी कोई पेंडिंग इश्यूज नहीं है। और टेररिज्म है, और टेररिज्म करोगे, एक्ट ऑफ टेररिज्म शैल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार। ये अभी जो सिंदूर के बाद हुआ। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। एक परिवार की राजनीति स्टैब्लिश कैसे हो, वो परिवार राजनीति में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए केवल इतने बड़े
जो कहते हैं कि भारत के मुकुट को दांव पे लगा दिया, तो आप मानते हैं कि कहीं न कहीं सीधे सीधे इसके लिए नेहरू जिम्मेदार? देखिए, नेहरू जी थे कि वो इल्यूजन में रहते थे, भावना में रहते थे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स उनको आती नहीं थी, ठीक है। लेकिन गांधी जी का क्या उन पर आशीर्वाद था, क्यों सरदार पटेल के जी के मुकाबले में उनको ऑप्ट किया गया। उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटीज थी जितनी भी प्रोविंसेस ने, जब ये बता प्राइम मिनिस्टर को, सभी ने सरदार पटेल के नाम पर जो है मोहर लगाई थी, और कोई नहीं था नेहरू के साथ, लेकिन गांधी जी ने बीटो किया और उनको बना दिया। और नेहरू जी जो थे वो ऐसे उस समय की जो राजनीति में अगर जाएंगे, उस समय कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिज्म आ गया था, रशिया में हो गया था, चाइना में उसके बाद हुआ, वैसे 49 में हुआ है, लेकिन कम्युनिज्म का बोलबाला था, ठीक है। और नेहरू जी सोशलिज्म और कम्युनिज्म से प्रभावित थे, कम्युनिस्ट नहीं थे लेकिन उस सोच से प्रभावित थे। और जो हाँ, वो नहीं, वो उनका तो कोई है ही नहीं है, उनका तो कोई इज्म ही कोई नहीं है वो, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलना चाहिए और शब्दावली क्या है, कुछ भी नहीं, उसको पता, वो तो एक मजाक बने हुए हैं, छोड़िए राहुल गांधी को। अच्छा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में कई और चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इस मामले में जो थे, और जो भारत के प्रति जो जिस प्रकार से एक नीति बनाई गई, जो अपीजमेंट की पॉलिसी, इसके लिए गांधी जी भी जिम्मेदार थे, उनको भी था कि ये आर्टिफिशियल यूनिटी नहीं हो सकती है जो जो उन्होंने करने की कोशिश की, तो ये सारी बातें थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे, क्योंकि देखिए भारत आज़ाद हुआ, सांप्रदायिक आधार पर जो उसका डिवीजन हो गया, जनाह और मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की जो मांग थी, और मेजॉरिटी मुस्लिम ने कहा कि हमें अलग देश बनना चाहिए, ठीक है, बन गया। उसके बाद बेशक कुछ मुस्लिम यहाँ रहे, ठीक है, उसमें दो राय नहीं, रहे तो अच्छी बात रहे हैं, इन्होंने कहा सेकुलर इंडिया, लेकिन सेकुलर जो इंडिया बनाने की कोशिश की, वो एंटी हिंदू इंडिया नहीं होना चाहिए था। देखिए, सेकुलर इंडिया का मतलब है, और बाहर मैं कहूंगा कि प्राचीन काल से भारत का कभी स्टेट और रिलीजन रहा नहीं है। ये कहते हैं ना, कांग्रेसी कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे कारण सेकुलरिज्म, नहीं, सेकुलरिज्म भारत के खून में है, हिंदू के खून में है, सबको स्वीकार करते हैं, सभी को स्वीकार करते हैं। तो अगर आपने किया तो फिर आपने इस प्रकार से जो है कम्युनल पॉलिटिक्स की, अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण जो है, और हमारे जो रूट्स हैं, हमारे सांस्कृतिक जो जड़ें हैं, उसको तो उखाड़ फेंका इन्होंने। कांग्रेस ने पावर संभाल ली, कब्जा बैठ के बैठे, और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, या बाकी जो आगे जो न्यू इंडिया बन रहा था, इमर्ज हो रहा था, देश तैयार था, उसमें से जो जैसे जो है हमारा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थी, JNU तब बना, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कलकत्ता इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। ICHR हिस्टोरिकल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जिन्होंने हिस्ट्री लिखनी थी, NCERT, ICSSR, जिसमें एक वैचारिक तौर पर चर्चा होती थी, और उसके आधार तो भारतीय संस्कृति में जो आज हो रही है, हमारा इतिहास को बदल गया। मैं राजस्थान में हूँ, महाराणा प्रताप का इतना बड़ा यहाँ पर जो योगदान रहा है, मैं हल्दी घाटी गया हूँ, किस प्रकार से वो जो है उन्होंने जो यहाँ पर उनके खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, ठीक है, और उसके बाद घास की रोटियां खाई, जमीन पर सोते रहे, लेकिन आज इतिहास में उनका नाम नहीं है, अभी आना शुरू है। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु जो परंपरा रही है, बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष है, क्रांतिकारी हमारे, जानबूझ के शिक्षा नहीं, हाँ, कह रहे हैं कि और ये क्योंकि कांग्रेस का एक धर्म है, जैसे आज भी है, पावर, हाँ पावर में रहना चाहिए, परिवार पावर में रहना चाहिए, और जो भी आइडियोलॉजी कल वो सारा जो था वो उनके हवाले कर दिया कम्युनिस्टों के। और कम्युनिस्टों का ये बेसिक जो एक सोच है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो ट्रेडिशनल है, उसे खत्म करो, तभी आप रेवोल्यूशन ला सकते हो। या तो मार दार करके कर जा सकते, हाँ, संस्कृति उसको खत्म करे। अगर देखो भारत में क्यों कामयाब नहीं हुए, क्यों भारतीय संस्कृति की ताकत थी, और जो इतना आर्टिफिशियल था कम्युनिज्म, रशिया में क्यों फेल हो गया। मैं चाइना गया हूं, मैंने चाइना में देखा, वहां कम्युनिज्म नाम की कोई चीज नहीं रही है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के नाम से ही बातें चलती हैं। मोसे तुंग का मैंने जो उसका फोटो है, सिर्फ मैं थनाइनम स्क्वायर पर देखा, जा कम्युनिस्ट पार्टी के वहां ऑफिस में गए थे, तो कम्युनिज्म वर्चुअली जो प्रैक्टिकल था, जो एक था, फेल हो गया।
लेकिन हमारे लोगों ने उसको पकड़ के रखा और यहाँ के कम्युनिस्टों में उसको पकड़ के रखे और जो इन्होंने नुकसान किया है इन सालों में, वो नुकसान बहुत कर दिया। ये तो है भगवान की कृपा और भारत के लोगों में एक रियलाइजेशन आए भी नहीं। और इसमें कहूँगा आज 100 साल जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस शताब्दी वर्ष में इस प्रकार का उस मोड़ पर हैं, जिस मोड़ पर आज भारत जो है वो अपनी पहचान कर रहा है और बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जो है संघ को जाता है, ऐसे नेशनलिस्ट लोगों को जाता है। हमारे के जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो बाकी लोग जो हैं वो अपने तरीके से कर रहे थे, उनको जाता है। और इसकी जो धुरी बने हैं पॉलिटिकली नेशनली इंटरनेशनल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, तो एक बात है, बहुत बड़ी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी अब सीमित हो गई, केरल में रह गया एक राज्य। हाँ, वो भी कम्युनिस्ट वैसे नहीं रहे हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, जो उनका थोड़ा बहुत कैडर है, उसके बेस के जो वो व्यक्तिवाद के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी नाम की बात तो जहां पर कभी पनपी नहीं, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट तो कहीं कामयाब नहीं हुआ वो। ठीक है, हैव नॉट्स, आज चाइना में जाके देखो, ठीक है, हाँ उसमें तो है, मैंने देखा जाके, ठीक है, जो क्लासलेस सोसाइटी होगी, और जितना फ्यूडलिज्म जो है चाइना में दिखता है उनकी सोसाइटी में कहीं नहीं है, रशिया में तो फेल ही हो गया, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी। फिर एक जो है इनका डोमिनेशन होगा लेबर का, कहाँ बेचारे मर रहे हैं लेबरर्स, पूरी दुनिया में मर रहे हैं। कम्युनिस्ट देश जहाँ थे वहाँ तो बहुत बुरी हालत थी, तो उन्हीं लेबरर्स ने इनको बदला। तो हाँ नहीं, प्रगति मतलब है उनका एक जो इल्यूजन था, एक तरह का उसको एक आइडिया ऐसे आया कार्ल मार्क्स ने, तो उसने कोशिश की और बेवकूफ़ जो थे जो चाइना में और रशिया में पहले, फिर चाइना में उसको जो है रेवोल्यूशन के नाम पर करोड़ों लोगों की हत्याएं करके उन्होंने उसको कहा और अल्टीमेटली वो भी खत्म हो गया। वापस आते हैं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को एक और वजह से पूरा भारत जानता है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसके लिए निर्मल सिंह जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? व्यवस्था को, सिस्टम को, या किसी की नीति? देखिए, जिम्मेवार जो है एक तो है जो सोच थी, अलगाववादी सोच, जिसके बीच में वही पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिसकी हम जो है चर्चा कर रहे थे। 370 दिया, अलगाववाद का बीज बोया। कश्मीरियों को लगता था बेशक हम भारत में हैं, लेकिन हम जो है 100% भारतीय नहीं है, हम स्पेशल हैं। जो खाना है, सब्सिडी खानी है, पैसा खाना है तो भारत के टैक्स पेयर का, और जब देखा भी कम आ रहा है या और लेना है, ब्लैकमेली के पाकिस्तान का झंडा, आज़ादी का झंडा, तो वो जो सोच थी और कांग्रेस ने घुटने टेके हुए थे। तो ये तो है आइडियोलॉजिकल, जिन्होंने जो है उसका एक 370 के रूप में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अलगाववाद का बीज बोया था। एक तो ये था। फिर पाकिस्तान को मौका मिल गया, और जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि सीज फायर करवाना, उसके बाद जो है यूएन में जाना, तो वो इंटरनेशनलाइज को कर दिया। ठीक है, जो कश्मीर के लोग थे उनमें सोच डेवलप की गई कि हाँ, आप भारत के नागरिक नहीं। हाँ नहीं, उनको आप हो लेकिन आप स्पेशल हो। उन्होंने हम हैं इसको स्वीकार तो नहीं किया मेजॉरिटी ने, लेकिन हम स्पेशल हैं इसलिए भारत से खाएंगे, भारत की सब्सिडी खाएंगे, भारत के टैक्स पेयर का जो पैसा खाएंगे। आज भाई साहब मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी जो सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं, वो पूरा नहीं कर सकती। वहाँ इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लॉइट नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स की, और वो अलगाववादी पॉलिटिक्स की। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि उसके लिए जिम्मेवार। फिर पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान ने 4 जंगें हमारे पर थोपी, 65, पहले 47 की, 65 की, 71 की, कारगिल वार, उसके बाद प्रॉक्सी वार, हाँ वो जेल हक के बाद उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन होगी, आपके ही लोग होंगे, सिर्फ हम खाद पानी डालेंगे, हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो खुद आके लड़ेंगे। तो ये तो कश्मीरियों को ये मैसेज चला कि नहीं हम आज़ाद भी हो सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का तो बेसिक सोच वो थी। अभी क्या है, वो सोच अभी खत्म नहीं। 5 अगस्त 2019 को 370 जाने के बाद उसके जो जड़ें हैं उनको उखाड़ा गया है, लेकिन अभी लोगों के जहनों में ये बात डालना पे नहीं, काफ़ी लोगों को मेजॉरिटी को समझ आ गई है कि अभी इसी व्यवस्था में रहना है हमने, लेकिन अभी तो वो है, तो वो इसलिए कुछ अभी भी और मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है पे नहीं, पाकिस्तान जो है फेल्ड स्टेट है,
हम इनके कंधे पर सवारी करते तो ये घोड़ा खुद ही मर रहा है, डूब रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? ये साइकोलॉजी के उनके मन में आ गया है। लेकिन पाकिस्तान भी शरारत कर है, क्योंकि उसमें जो है पंजाब, जो खैबर पख्तूनख्वा, POJK, सिंध और नॉर्थ वेस्ट, इसमें जो उनकी टूटन है वो खुद टूट रहा है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूँ, हाँ, वहां जाके मैंने देखा है। तो उनकी आपस में बनती है, तो उसको जोड़ना है। तो एंटी इंडिया, कश्मीर, वो यूनिफाइंग फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, ठीक है। ये सारा वो सोच थी। फिर क्या हुआ आप देखें 1990s में क्या था कि जो पूरा कश्मीर जो है इन्वॉल्व था, जो न्यूट्रल भी थे, चाहे वो हिंदुओं तो निकाल दिया गया, 7-8 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको हिंदुओं को निकाल दिया गया। जो मुसलमान भी कुछ थे वो भी आगे थे, जो भारत की बात करते। बाकी लगभग सारे जो थे वो अच्छा वोट भी डालते थे और पत्थर भी चलाते थे और उग्रवादियों को शरण भी देते थे। हाँ हाँ, क्योंकि इस प्रकार का सिचुएशन था। अभी क्या हुआ कि अभी आप देखोगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या है, वो लोग जो है उसमें से अभी वो पीछे हट गए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जिस प्रकार भारत ने, जो नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने, अमित भाई शाह जी ने जिस प्रकार से डील किया है, आज उनकी रिक्रूटमेंट कम हुई है। अच्छा, अभी उन्होंने क्या कि जो पहलगाम में किया है, जहां हमारे जम्मू में भी कई जगह हुआ है, उन्होंने जो पाकिस्तानी फौज के जो रेगुलर्स हैं, कमांडोज हैं, उनको यूज किया। अच्छा, सीमा पार से, हाँ, पाकिस्तानी ट्रेन कमांडोज पाकिस्तान के रिटायर, ये जो अभी मारे गए वो है, तो वही थे। जम्मू में भी थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं। अच्छा, वो जनरल वारफेयर में बाकी है, तभी जनरल, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये उन्होंने किया क्यों? टेररिज्म जो चलता है वो करता है एक मैसेज देने के लिए। आपके यहाँ 6 महीने से शांति है, एक छोटा सा टारगेट किलिंग कर दो, तो फिर आपके मीडिया बाकी है पिछले अगले महीना 2 महीनों में वही चलाएगा, ये मैसेज देगा पे नहीं कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद थोड़ी शांति होती है, सरकार करती है, उसके बाद जो है फिर ऐसा कर देना। तो टेररिज्म आज जो है पाकिस्तान पाकिस्तानियों को, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो पार्टी है, जो आर्मी है, उनको मैसेज देने के लिए और दुनिया को मैसेज देने के लिए नहीं, अभी भी वहाँ पर चीज़ें बॉयल कर रही हैं, उसके लिए इस प्रकार की स्थिति आ गई है। लेकिन आज कश्मीर के लोग जो है जैसे पहले थे, बहुत कम उनका सपोर्ट रह गया है। हाँ, तो इसके लिए जिम्मेवार जो है परिस्थितियाँ हैं, पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आज भी लोग जो हमारे सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो आज भी कहती हैं तो पाकिस्तान से बातचीत करो। हाँ, ये बातचीत वाला मैं मसला जरूर पूछूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो उस समय एक खबर टीवी मीडिया की फ्रंट पे रहती थी कि हुर्रियत से बात करनी चाहिए, या जो भी उस समय लोन या जो भी 3-4 लीडर थे, वो फ्रंट पे खबर रहती थी कि पाकिस्तान से बातचीत, और बातचीत के पैरोकार वो, और कई बार वो मीडिएटर भी रहे। ये क्या था और एकदम से गायब कैसे हो गया? देखिए, बातचीत इसके लिए हो कि POJK वापस कैसे देना है आपने, तब तो पहले की बात है मानी जा सकती। इन्होंने तो क्लियर कर दिया, मोदी गवर्नमेंट ने तो क्लियर कर दिया, बेटे कोई बातचीत नहीं होगी जब तक एक भी टेररिस्ट एक्ट होगा कश्मीर को लेके, तो हम बातचीत नहीं करेंगे। अभी मैच देख लिया, जो एशियन कप हुआ है, उसने एक मैसेज दे दिया, हमारे नौजवानों को ने मैसेज दे दिया, ठीक है। तो बातचीत की हुर्रियत से क्यों? हमारा संविधान है, संविधान के दायरे में। अभी जब हम पीछे जो है यहाँ पर बुलाए थे, उन्होंने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी CM, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री में बुलाए थे दिल्ली, अपने वहाँ पर जो PMO में, अपने PM हाउस में हम भी आए थे, तो बातचीत उनसे की, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो बातचीत होगी जो इस संविधान को स्वीकार करते हैं। आपकी डेवलपमेंट को कोई कमी है, कोई नौकरियां चाहिए, क्या चाहिए, उस पर बातचीत होगी। हमारी सीमाएं बदलने के लिए बातचीत तो नहीं होगी। और ऑटोनॉमी के लिए वो बातचीत करना चाहे तो वो तो बता दिया, नहीं, जम्मू कश्मीर वैसा ही स्टेट था या है, UT है जैसे बाकी स्टेट्स हैं, क्या बात करेंगे हम, क्यों करेंगे? तो ये जो सारा है, ये मैसेज चला गया एक आम कश्मीरी। अब वहाँ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहता है कि ठीक है, हमें पता है कि आप हमें जल्दी वो नहीं देंगे, जो है नहीं स्टेट जो है 370 नहीं लाएंगे, लेकिन आपने 70-72 साल लगाए इसको जो है 370 तोड़ने में, हम भी 80 साल तक लड़ेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला ने वही कह दिया 80 साल तक ये जो है 370 नहीं मिलने वाला।
प्राइम मिनिस्टर के सामने। अच्छा, वहां पे स्वीकार। हाँ स्वीकार, यही तो स्वीकार करने वाली बात है ना कि आप हम भी 80 साल तक लड़ेंगे। ठीक है, लड़ो भाई, ठीक है, लेकिन आप जो है जो संविधान के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए जो है आप कोई भी मांग करोगे जो संविधान को वायलेट नहीं करते तो आपका हक है। लेकिन आज कश्मीरी इनको नहीं मान रहा है, कश्मीरी नहीं मान रहा है इनको, कहते ये फ्रॉडी लोग हैं, ये जो है ये ऐसे करें, इसलिए वो आज स्टेटहुड के ऊपर आ गए हैं। तो स्टेटहुड दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। कश्मीरी जो मुख्य लोग हैं, क्योंकि आपने भी ये बात कही कि जम्मू एंड कश्मीर के पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया गया, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना माइनिंग है, तो जो भी रेवेन्यू जनरेशन होना है वो केवल और केवल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, टूरिज्म पे है। तो आम कश्मीरी को तो टूरिस्ट चाहिए वहाँ, तो वो तो टूरिस्ट पसंद करता है। लेकिन ये कौन लोग हैं, कभी कभी जो कश्मीर का माहौल खुद ही बिगाड़ के, जो कश्मीर, अभी आपने भी देखा होगा, मैं भी गया था, तो लाइन लगी थी श्रीनगर जाने के लिए, सोनमर्ग, गुलमर्ग, गर्मियों के समय में होटलें फुल चल रही थी। तो ये पहलगाम जैसी एक्टिविटी होती हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कोई न कोई राजनीतिक दल इनको सपोर्ट करता है, चाहे मेंटली ही करे, सीधे से ना करे? देखिए ऐसे एक तो समझो कि मैं बताऊंगा कि कश्मीर टूरिज्म एक मेन स्टे है, मेन वहाँ के लोगों का इनकम का जरिया है। कश्मीर में तो वही है, लेकिन जम्मू में और कश्मीर में कुछ एरिया में हमारे पास 20,000 मेगावाट जो है, इतना पानी है हमारे पास, बन सकता है, लेकिन हम जो है शायद 2-2.5 हज़ार से भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। 20,000 का है, 20,000 मेगावाट कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, हमारे पास फॉरेस्ट हैं, हमारे पास जो है जड़ी बूटियों का काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, हॉर्टिकल्चर, इतना पोटेंशियल है। आज जो है कश्मीर के बजाय जो हिमाचल की तरफ टूरिज्म में कश्मीर में थोड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है। जम्मू क्षेत्र है जो 60% है जम्मू कश्मीर का, वहां तो नया पैसा नहीं लगा। हमारे वक्त हमने कुछ कोशिश जरूर की, तो वहां रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि मतलब पूरी जनसंख्या कितनी है, 1,35,40 लाख, और रिसोर्स इतने। आज तक हमने सिर्फ वहां पर राजनीति की। अभी आपकी बात आएगी टूरिज्म के ऊपर, उसको किसको बेनिफिट होता है ऐसा करने से? पाकिस्तान ये बताता है कि अफरत भरी होगी, ठीक है, या फिर वो लोग जो टेररिस्ट हैं, जो उनके जो स्टूजेस हैं, पिछलग्गू हैं, या वो लोग जो करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान से बातचीत करो, वायलेंस होती रहेगी, मारधाड़ होती है, उनसे बातचीत करो, जो इसको एक यानी कि कहना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है उसके तौर पर डिप्लोमेसी के, जो है कि बातचीत करने के लिए, कि हमारी बात करें, पाकिस्तान प्रेशराइज इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात को सपोर्ट करते हैं, तो वो आज भी करते हैं। तो लगभग बोलो वो है। लेकिन आम कश्मीरी जो है, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, आम कश्मीरी जो है, जो वहाँ पर बोट वाला है, जो रेडी फड़ी वाला है, घोड़े वाला है, होटलर है, या बाकी जो छोटा मोटा जो करता है, वो तो आज रो रहे हैं। पिछले 2023-24 में करोड़ से शायद 1.5-2 करोड़ टूरिस्ट वहां पर आए। अमरनाथ यात्रा, ये तो चलो वहाँ की सरकार को मैं दाद देना चाहूँगा कि फिर भी जो है माता वैष्णो देवी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ लोग माता यात्रा के लिए आते हैं। उसमें 10% ही कश्मीर चले जाएं या बाकी चले जाएं, कितनी बड़ी इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो लोग ये मैसेज देने के लिए कि नहीं कश्मीर, जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, वायलेंस है, तो कौन जिम्मेदार है? सरकार कुछ नहीं करी, सरकार कुछ नहीं करी, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कर उसका नहीं देंगे। यही लोग हैं, उमर अब्दुल्ला के नाम मुंह से, महबूबा के मुख से, या उमर अब्दुल्ला के मुख से, या इनके कश्मीरी लीडरों के, कभी ने अपना पाकिस्तान का नाम नहीं सुना होगा। तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, कभी नहीं बोलेंगे, आज तक नहीं उन्होंने बोला। सिर्फ भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, भारत सरकार को कश्मीर पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार का जो करने के लिए तो आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना और नरेंद्र भाई मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार पर प्रेशर डालने की एक मैसेज है। प्रेशर तो नहीं डाल सकते, उसे डालना। और पाकिस्तान तो खेल ही रहा है, और डेफिनेटली चाइना का तो रोल भी है
अमेरिका भी चाहेगा आगे आने वाले वक्त में जो ट्रंप का जो जिस प्रकार से वो उसको मुंह की खानी पड़ी है नरेंद्र भाई मोदी ने, और जो उसका जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया वो तो करने पड़ी, तो बाकी फोर्सेस तो काम कर ही रही हैं, लेकिन आम लोगों में बहुत बदलाव है। और आपके जो चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि आज कश्मीर में बिल्कुल शांति है, वहां पर वैसा ही है जैसे सड़क पर चलते हो कहीं किसी गलती से, ड्राइवर की गलती से या किसी गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए, वैसा ही एक्सीडेंट है, बाकी सारा नॉर्मल चल रहा है। तो आप आए जम्मू कश्मीर में, आए कश्मीर के लिए जो जरूर आना चाहिए, और आप है वो बिल्कुल जो है जम्मू कश्मीर आपको जो है आपकी राह देख रहा है। महबूबा मुफ्ती का आपने नाम लिया, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार में रहे, सरकार का अभिन्न अंग थे, डिप्टी सीएम और फिर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे भी, उनके साथ कैसा अनुभव था? देखिए, कश्मीर के और कश्मीरी लीडरशिप के दो चेहरे हैं। जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं, तो उनकी एक सोच होती है। शेख अब्दुल्ला की बात करूंगा, जो सबसे पहले कश्मीर में एक स्टेटमेंट देता था, जम्मू में दूसरी होता था, दिल्ली में बिल्कुल नेशनलिस्ट हो जाता था। अच्छा, तीनों जगह। हाँ, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है, अटल जी की सरकार की, तो यही उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और बाहर जाके भी हमारी बात करता था। महबूबा जी के साथ वो है क्योंकि पहले अलायंस करना, उनके महबूबा के पिता ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलायंस किया भाई बीजेपी, उसको सब कुछ मालूम था। और जो 10 महीने मैंने उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया है, महबूबा के साथ लगभग 2.5-3 साल। महबूबा हम बैठे 1 to 1 बातें, तो पता है क्या कहती थी, ये पहली बार आपकी उसमें बोल रहा हूँ, कह रहे कि डॉक्टर साहब हम अपनी जो किश्ती को डुबो के आ गए हैं। महबूबा का अपना उस प्रकार का माइंड नहीं था, उसको एडवाइजर जो थे, एक हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, वो मुझे कहते थे, वो अभी रिटायर हो गए, यहीं के हैं, मुझे कहते थे डॉक्टर साहब जब महबूबा सेक्रेटरीट में रहती है तो ठीक रहती है, जब अपना घर है, उसका नाम है फेयर व्यू कश्मीर में, वहाँ जाती है तो फिर ये इसका जो है चाल डाल बिगड़ जाती है, उससे एडवाइजर उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये महबूबा का है। तो वो मुफ्ती महबूबा का अपना माइंड मुझे लगा ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुफ्ती साहब का था, क्योंकि जो है ना मुफ्ती साहब का था। हाँ, उनकी कंपल्शन जो है वो थी, पे वोट भी तो लेना है, जो तीन पीढ़ियों तक अलगाववाद और ये प्रकार का जो वहाँ पर हुआ था, तो उसकी मजबूरी हो सकती है और वोट लालच हो सकता है, जिसके कारण उस प्रकार की लेकिन जब सरकार में थे तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बात नहीं करते थे। हमारे रहते तो कर भी नहीं सकते थे, हम यूनिफाइड कमांड में कटे हैं, इन बात पर नहीं हुई हम। हाँ, एक पर दूसरे इश्यू पर हुई जरूर। दूसरा इश्यू क्या है, थोड़ा पता नहीं अब लंबा ना हो जाए आपका, ठीक है। दूसरा इश्यू ये था कि ये जो हमारे वहाँ JKPS है, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, जो हमारे DSPs बनते हैं, और उसका जो होता है एक IPS है, एक स्टेट कैडर होता है, ऐसे राजस्थान में भी होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है JKAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक IAS होते हैं और एक ये लोग होते हैं। इनका क्या होता है कि एक लेवल तक इनकी प्रमोशन होती है। इन्होंने क्या किया था, पहले JKAS को बिना IPS में इंडक्ट करते हुए उनको कमीशन सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी में दी थी, जो कांग्रेस के वक्त में हुआ था। सीधे कोई जरूरत नहीं IPS आई, क्योंकि ना इंडिया मतलब IAS लगे उनको गवारा नहीं था। तो ये प्रपोजल आ गया वहां पर आर्मड, और जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑलरेडी चल रहा था। हमारे साथ एक मिनिस्टर था नईम अख्तर, वो JKAS था लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी रहा था, जो कि अंडर DPT के रूल्स के अंदर वो नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहां उन्होंने अमेंड कर लिया और कांग्रेस केंद्र में थी, उन्होंने मान लिया। ये पुलिस सर्विस में करना चाहते थे। तो मुझे दिल्ली से फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसा होना चाहिए। टेबल आइटम लाई उन्होंने, होता ना एक एजेंडा आता है कैबिनेट का, वो नहीं आया, टेबल आइटम आई। तो मुझे लगा, मैं कह उनको भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, जो है हायर लेवल हाईएस्ट लेवल पर नहीं थी, दूसरे तीसरे नंबर के जो थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा था ठीक। मैं कहूँगा अभी क्या कहने के, होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी का, उन्होंने कहा ऐसा आ रहा है कि शायद मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी ने उनको ब्रीफ किया होगा, क्योंकि जो IAS थे वो यहीं के हैं, आपके यहाँ राजस्थान से ही हैं, भरत व्यासी, मैं नाम लूँगा, सुनेंगे तो उनका, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने उनको ब्रीफ किया, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो जब कैबिनेट में आई
पहले महबूबा जी होती थी, ऐसे पीडीपी के लोग बैठते थे कैबिनेट में, ऐसे हमारे लोग बोल रहे हो। अच्छा, वो थी, वो इस ऐसे करके बैठती थी। उस दिन उसने मेरी तरफ पीट किया, मैं साथ बैठता था और ये एजेंडा जो है उसने बोलना शुरू कर दिया, आई अपोज। मैं कहा नहीं, नथिंग डूइंग। मैं कहा डीओपीटी के रूल्स क्या कहते हैं? मैं कहा पहले दिल्ली से क्लियरेंस। नहीं, हमने क्या लेना दिल्ली से, ये बहुत सारा। जब हमने थोड़ा प्रेशर डाला तो महबूबा उठी, वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट से वॉकआउट किया उसने। उसके बाद किया, हमारे लोग पड़े, हमारे भी थोड़े एक दो कांग्रेस में चले गए हैं, वो उठे और उन्होंने जाके उसको मना के लगा बैठा दिया। अच्छा, फिर क्या, फिर बैठे, फिर वही ये ग्रेड होगा, ये होगा, वो होगा, फिर किया। देन अगेन आई प्रोटेस्टेड। तो मैंने अपने लोगों को, हम लोगों को, जब फिर मैं उठा, जब वहां तक गया तो वो टर्निंग पॉइंट था। मैं वहां तक गया, सरकार टूटने के कगार पे, मैं वहां तक गया, इसको लगा ये उठी और भागी, घर भागी। ये पहली बार हुआ अगर होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी, क्योंकि ये कैबिनेट जो है चीफ मिनिस्टर की होती है, अपनी कैबिनेट से उसने वॉकआउट किया और उसके बाद फिर मनाम के ले आए वगैरह। लेकिन उस समय तो ये हमने नहीं होने दिया, वो काम नहीं होने दिया हमने। मैं चैलेंज कर लेता हूं कि लोग कहते हैं भाई ये कैसे आप लोग, एक भी बात बताओ उस समय भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, उस सरकार में नेशन के उसको कमजोर करने के लिए या जो लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, चाहे जम्मू के लोग थे, जो लद्दाख के, उनके कास्ट पर कोई बात की हो? क्योंकि ये अगर आ जाता तो पूरी तरह से प्रशासन पे एक नहीं, वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑलरेडी हो चुका था। वहाँ कर चुके थे। नहीं, वो करे थे ना, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी तब का था। और दिल्ली आंख मूंद के बैठी थी उस समय तो बैठे थे। उनका क्या, उन्होंने तो सरेंडर किया था कांग्रेस ने। ये तो बीजेपी सरकार ने सारी चीजें जो है, ठीक है। देखिए वहां जाके बाहर जो है मीडिया द्वारा या ये जो होते हैं इस प्रकार से बातें, वहां जाके अंदर बैठ के जो समझ आती है ना बातें, जो माइंड सेट, तो हम अंदर थे और जो हम रिपोर्ट्स भी देते थे, सब कुछ है। 370 मेरा मानना है कि 370 तोड़ने में जो अनुभव था, चाहे केंद्र का था, क्योंकि मोदी जी ने बिल्कुल अपनी तिजोरी खोल दी थी। हम कहते हैं कि 370 और 35A हटाने में उस सरकार जो बनी थी, जो कहते हैं नॉर्थ और साउथ का जो हुआ था, उसका बड़ा योगदान था। अरे योगदान वर्चुअल वैसा योगदान नहीं था। नहीं, एक हाँ, माहौल भी क्रिएट किया और दूसरा अंदर क्या क्या होता है, कम से कम हमारी बातें कुछ हमारे मुख से केंद्र तक गई होंगी, गई हैं, कुछ जो उनकी भी स्टडी थी डायरेक्ट जो है, क्योंकि अंदर लोग पॉजिटिव है। ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड में फर्क आया था। आईएएस अफसर भी तो जो थे ना, जो कश्मीर के जो लोग थे वो तो बिल्कुल प्रो कश्मीरी ही लाइन लेते थे। अच्छा, लेकिन जो आईएएस अफसर थे वो भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को तो अपनी नौकरी चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, तो थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन बाकी जो उधर, तो वहां से भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। और 35A की बात आपने कही, एक बात इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 35A जिसको एक्ट माना जाता था, ये एक्ट नहीं था, ये ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। ये कभी भी भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं रहा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इन्होंने पास करके और उसमें रूल्स में लाके उसको बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया, कहीं मिला नहीं। जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आई और हमारे लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में जब एक्टिव हुए, स्टडी करना शुरू हुआ, तब जो है इस ध्यान में आया तो ये तो एक्ट है ही नहीं है, किताबों में कहीं नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कभी आप भी जो है इसको ढूंढिए, कभी नहीं था। सिर्फ उसको क्या है, और इलीगली इसको जो है उन्होंने लगातार पार्ट, संविधान का पार्ट बना दिया था। अच्छा, एकदम देखो 6 महीने के बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। हाँ, अल्टीमेट उसको पार्लियामेंट में लेना है। हाँ, पार्लियामेंट में कभी लाया नहीं इसको, उसी को चलाते रहे। मतलब कश्मीर में ऐसा दबा हुआ कई सच है जो अब बाहर नहीं आया। यही तो ट्रेजेडी है ना जम्मू कश्मीर की। यही कांग्रेस है जिन्होंने बिल्कुल घुटने टेके हुए थे। जब नेहरू और शेख अब्दुल्ला की बात करते हैं, इन्होंने लोगों ने नेहरू की वो आगे लीगेसी चलती रही, पूरा सरेंडर किया हुआ था। नहीं देखो, अगर वहां पर 40 से 50 हजार लाशें गिरी है ना, तो ये चीजें थी जिनके रिस्पॉन्सिबल थी। बिल्कुल, इनका बहुत असर पड़ा। ठीक होता ही है। देखो आइडिया जो होता है,
फिजिकल किसी को मारना वो कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है, लेकिन जो आइडिया, जिस आइडिया के कारण आपने मारा, ठीक है ना, वो आइडिया बनते बनते ये सारी चीजें जो है, जो सोच है उसके लिए जिम्मेवार है। सोच से ज्यादा आदमी उसी से आइडिया, कम्युनिज्म क्या था, आइडिया था ना, टेररिज्म के आइडिया है ना, जिहादी टेररिज्म के आइडिया है ना, जो जो क्या नाम, जो रेडिकल इस्लाम है आइडिया है ना, ठीक है। भारतीय संस्कृति में जो है सर्वे भवन्तु सुखिना वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा ब्रह्मांड एक परिवार है, ये आइडिया है ना, ये आइडिया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो, इंसान का तो हो, चराचर का भला हो, ये भी एक आइडिया है ना। तो जो आइडिया जो था इलाहाबाद और जिहाद का आइडिया, इसको न खाद पानी देने का इन्होंने, इन नेताओं ने इन्होंने काम किया, और पाकिस्तान ने इसका जो जिहादी थे, या रेडिकल जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम में, रेडिकल इस्लाम में जो विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने इसका फायदा लिया। एक और चीज जाननी थी, फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शासन के दौरान भी जम्मू कश्मीर पे कम ध्यान देते थे, और अपनी जीवन की जो भी उनकी दिनचर्या है, वो उनकी व्यक्तिगत जीवन है, उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। कश्मीर के डेवलपमेंट को लेके, J&K, कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर दोनों का ही, उसके डेवलपमेंट को लेके किस मुख्यमंत्री ने काम किया आपकी नजर में आजादी के बाद से? देखिए, और थोड़ा फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में बताइएगा। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब तो नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर थे। एक बार उनका वाइस प्रेसिडेंट का नाम चल रहा था, कांग्रेस वाले प्रपोज कर रहे थे, देखते थे, लेकिन इसी कारण से उनको रहा, क्योंकि एक है राहुल गांधी का अपने तरीके से नॉन सीरियसनेस है, फारूक अब्दुल्ला साहब की भी वैसे ही नॉन सीरियस है। कई प्रकार की उनकी जब जवान थे तब की उनकी कहानियां हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो नॉन सीरियस हैं। जब टेररिज्म आया तो जो इंग्लैंड में चले गए, इनकी शादी जो है वहाँ पर हुई है, ठीक है, वहाँ चले गए, कहीं रहे नहीं। यही है मेरे पास, आपको पता, अब बताएंगे कैमरे में बताऊंगा, जो है अमानुल्लाह खान JKLF का फाउंडर, और जो है मकबूल भट्ट है जिसको फांसी हुई थी, और ये एक थाली में खा रहे, जैसे मीरपुर में, मेरे पास फोटो है, एक थाली में खा रहे, मैं बताऊंगा इसके बाद जो है उसको एक थाली में। तो JKLF का जो मेंबर था ये, आज जो नेशनलिस्ट बनता है, बाकी ठीक है बदलाव आया उसका आया, लेकिन फिर भी मतलब बेसिक सोच इनकी ये थी, और नॉन सीरियस, मुझे ठीक है। हाँ, एक उसमें है तरीकाकार उसका है, फिर वो भजन भी गा लेता है, और वो भी बात कर लेता है, इसलिए वो, और देखो जब कन्फ्यूजन में लोग होते हैं तो कन्फ्यूजन में उनको लगता है यहाँ ये है, आप यहाँ यही हो सकता है। तो एक बात बड़ी अच्छी बताई कश्मीर के कुछ नेताओं के लिए, कि वो श्रीनगर में कुछ और बोलते हैं, जम्मू में कुछ और बोलते हैं, और दिल्ली में बिल्कुल और कुछ और। जगमोहन जी जो गवर्नर रहे, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बनाई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किताब लगी है, उन्होंने इस पॉलिटिक्स को पता क्या नाम दिया है, द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन, धोखाधड़ी की राजनीति। ठीक है, कश्मीरियों को एक जो है बेचना, एक प्रकार उसको सेल करना, जम्मू में दूसरा करना, दिल्ली में आके दूसरी बात करना, ये लगातार अभी को वो हटे नहीं, क्योंकि खून में है ये डिसीव करना। और लोग हैं वो इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, इतना करेंगे, लोगों को लगता है ये तो हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं वो कितने इस प्रकार के लोग। हाँ, कुछ लोग हैं जो आम जनता में, कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है वे सारे एक जैसे, लेकिन 90% जो है आपको ऐसे लोग मिलेंगे। थोड़ा सा अब व्यक्तिगत आपके बारे में जानते हैं, बतौर विधानसभा अध्यक्ष और बतौर उप मुख्यमंत्री और बतौर विधायक, कभी कोई ऐसा पल आया कि निर्मल सिंह जी को डर लगा हो कि शायद आज इस जो भी वहाँ एक्टिविटी, जैसे हम तो यहाँ से देखते हैं, आपने तो वहाँ साक्षात देखा है, चाहे बॉर्डर के पास की कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर श्रीनगर में, जब भी टेररिज्म एक्टिविटी आसपास ऐसी कुछ हुई हो, ऐसा कोई किस्सा आपका जिस दिन डर लगा हो कि आज शायद? देखिए, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब हम सरकार में आए तो टेररिज्म वैसा नहीं था, ठीक है। तो एक तो जो था, क्योंकि हम पॉपुलर सपोर्ट के साथ थे, ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी भी थी मेरे पास, मेरे Z+ की सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी को तो हाँ नहीं, वो ठीक है, वो थी, लेकिन उस समय तक काफ़ी टेररिज्म जो था, जो बिल्कुल कहना चाहिए वो काफ़ी कम हो चुका था।
हम तो बिल्कुल कहना चाहिए महबूबा जी के साथ जो डाउन टाउन है वहाँ जाके कार्यक्रम किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं। मैं कई जगह गया हूँ। इससे पहले भी 2008 में जब जो है ये जो अमरनाथ आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तो मैं जिस दिन ये शुरू हुआ है उसके 2 दिन बाद में पहले मैं बड़गाम में जो सलाउद्दीन है ना उसके गांव में था, सोई बुक नाम है, वहाँ पर मैंने पूरा कैंपेन किया। तो इसलिए वो कभी आए नहीं। क्यों? हमारी जो बैकग्राउंड वैसी है, परिवार में लागू सारे फौजी, अच्छा वो थे। अच्छा जम्मू में क्या है कि कोई शायद ही कोई घर होगा जिसमें कोई शहीद नहीं हुआ है। अच्छा तो इसलिए वो कभी मन में आया नहीं। और दूसरा था कि हमें इसमें विश्वास करते हैं कि जहाँ हमारा अंतिम सांस लेना वहीं लेना है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कभी इस प्रकार की बात नहीं आई। लेकिन हम बिल्कुल जो है सक्रिय रहे हैं। मैंने कई बार इलेक्शन लड़ा है और बिल्कुल इंटीरियर में जाके लोगों से मिलते रहे। हाँ टफ तो है, टफ तो है। और हमें पता है कि किस प्रकार से जब इस प्रकार के होते थे जो इश्यूज आते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में यासीन मलिक जो जेल में है, इसकी जो है टैटू में ना पगवाश एक होता था जो फीस जो है वो इस पर इंट्रैक्शन करवाते थे। तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में उनकी कैपिटल में था। यासीन मलिक ने जो है उसको मेरी उसमें झगड़ा हो गया। वो जम्मू के लोगों को इस प्रकार कह रहे थे आपने बड़े लोग मारे, ये बताए। उसके बाद डोडा में एक कुल्हांड जो है मैसेकर हुआ, अभी मैं साल भूल गया हूँ, ये 2002 के पहले की बात है। वहाँ से 26 या 27 लोग जो है गांव के मार दिए गए। जब मैं गया उसमें तो वहाँ गांव पे ऐसे पहाड़ सीधा था, वहाँ गया तो मैंने देखा 26 लाशें एक चिता में जल रही थी और एक छोटी बच्ची थी, लड़की थी, कुंवारी लड़की, उसको अलग चिता में जल रहे थे। तो मेरे देख के उसका खून खौल रहा था। बिल्कुल वहाँ कोई सड़क नहीं है, बाकी है, ठीक है, हमारे पास सिक्योरिटी थी कोई नहीं। जब नीचे आ रहा था तो यासीन मलिक कुछ अपने लोगों के साथ ऊपर जा रहा था, तो पगडंडी थी, नीचे उतर रहे थे नहीं। तो मैंने कहा, इस्लामाबाद से मेरी से बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो मैंने कहा क्या मुँह लगाना। मुझे कहता है डॉक्टर साहब, जब क्रॉस करने लगे मुझे कहता है डॉक्टर साहब। मैंने पहला कहा यासीन मलिक को, मैं कहा वो देखो आपकी आज़ादी का जो परिणाम है, मैं 26 लाशें इकट्ठी जल रही हैं और ऐसा। मैंने कहा नहीं, बहुत बुरा हुआ। ये बोला बहुत बुरा हुआ। मैं कहा बहुत बुरा, आपको इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। कहता मैं करूँगा। दूसरे दिन क्या स्टेटमेंट देता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको किसने मारा। मतलब इतना घटियापन उन लोगों का। तो उनके साथ हम सामने सामने भिड़े हैं। मेरा शबीर शाह के साथ, मीरवाइज के साथ, ये साजाद लोन जो हमारे क्लोज आया, तो मेरा जो एक अपने अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, दोस्ती हो गई थी, उसके कारण हमने इसको लाया। तो इस कारण से एक तो वो जो बात थी ना इनके साथ जो है कि एक डर की बात ऐसी कोई नहीं थी, क्योंकि हम तो बॉर्डर के रहने वाले हैं। आप पहले से ही मजबूत। हाँ पहले से मुझे, मैं 83 में पंजाब में आया, तब टेररिज्म था बिल्कुल। 84 में गाही इंदिरा जी तो पंजाब में पढ़ाता रहा। तो मुझे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि लोग पंजाब छोड़ रहे हैं तो आप पंजाब को आ रहे। मैंने कहा जी हमारे बुजुर्ग हमेशा बॉर्डर पर रहे हैं, पंजाब तो भारत का अंग है। तो मैं जवाब दिया अपने इंटरव्यू वालों। शुरुआत की वैसी। हाँ जी। एक किस्सा, बस लास्ट एक सवाल, टाइम आपका ज्यादा नहीं लूंगा। एक सवाल, क्योंकि सरकार में रहे तो कोई एक ऐसा किस्सा, चाहे महबूबा मुफ्ती के साथ हो या उनकी पार्टी के नेताओं के साथ, जो हंसी मजाक जैसा हो, क्योंकि ये भी ऐसा भी तो हुआ होगा, क्योंकि 3.25 साल केवल खींचतान तो नहीं चली होगी। देखिए इतना भी हम घुले मिले नहीं थे। 3 साल में घुले मिले नहीं, घुले मिले ऐसे बातचीत हो रही है, मुद्दों पर बातचीत हो रही है, बाकी ऐसे जो इस प्रकार का जो है नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब के साथ बताऊंगा, उन्होंने जो बात बताई, एक दिन क्या हुआ कि मैं अनंतनाग गया तो वहाँ का जो एमएलए था वो मेरे साथ बैठा, उसने मुझे बताया, कहते हैं यहाँ पर जो ज़ियारत है ना, वहाँ सूफीज़्म है ना, वहाँ पर ज़ियारत है। इस ज़ियारत में जब उर्स होता है, उर्स यहाँ भी होता है, उर्स होता है, यहाँ को मीट नहीं खाता। उसने मेरे से बात की, मीट नहीं खाता। ये जो है उसकी लीगेसी, मतलब एक सांस्कृतिक जो प्रभाव है, ठीक है। तो मैं मुफ्ती साहब से ये बात की, मैंने कहा इस प्रकार की बात की मुफ्ती मोहम्मद सईद से, जो चीफ मिनिस्टर थे उसे। उन्होंने कहा देखिए ये जो बीफ है ना, कश्मीरी नहीं खाता था। कभी कभी वो गरीब लोग जो थे वो कभी
खाते थे, लेकिन कश्मीरी कोई खाता नहीं था। अच्छा, ये मुफ्ती ने बताया हमें। ओके। हाँ, फिर अभी पीछे एलजी साहब ने जो अमरनाथ यात्रा चलनी थी तो वहाँ पर मीटिंग बुलाई, तो हमें भी बुलाया था। फॉर्मर जो डिप्टी सीएम वगैरह थे, सीएम वगैरह, उनको बुलाया था। वहाँ पर एलजी थे, सीएम था, डिप्टी सीएम, बाकी लोग भी थे। वहाँ पर मैंने भी ये बात बताई उनको, ये बताई कि इस प्रकार का यहाँ, मैंने कहा अमरनाथ का जिस प्रकार से यहाँ पर स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये कश्मीर की लीगेसी है। क्योंकि ज़ियारत पूजा जो है वो हिंदुत्व के बिल्कुल जो है मतलब साथ, और सूफियों का जो अप्रोच थी उसमें बहुत जो है नज़दीकी है रेडिकल इस्लाम के वो। क्योंकि अगर इसको जो है चरारे शरीफ को जलाया गया, जो मेजर मस्त गुल है जो पाकिस्तानी था, क्यों जलाया? क्योंकि वो ज़ियारत पूजा करते थे, ज़ियारत पूजा, कब्र की पूजा, और वो रेडिकल इस्लाम चाहता है तो उसको जलाया गया। और जब मैंने जब ये बना हाउसिंग मेरे पास था, मैंने चरारे शरीफ टाउन को अडॉप्ट किया, मस्जिद को नहीं किया, उसको अडॉप्ट किया मैंने, ये मैसेज देने के लिए। और प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की उनकी डायरेक्शन थी, उनका था पे नहीं सूफीज़म के ऊपर, उसके तरफ जो उसके जो, क्योंकि वो परंपरा जो सूफी परंपरा है वो जो है वहाँ अभी पिछले बार जो हुआ, उन्होंने मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बात कही, ठीक है। तो इस प्रकार के थे, खुल के बात करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन महबूबा जी हम बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो कहने लगे कि नहीं हमने तो अपनी कुश्ती डुबो के आ गए। लेकिन हंसी मजाक करना इस प्रकार का नहीं, वो तो नहीं था कि इस प्रकार का नहीं। हाँ, सोशल फंक्शंस में आना, बेटे की शादी हुई, महबूबा जाई, उनके कोई था जो हम भी जाते थे, इस प्रकार के था। लेकिन वो जो है कि बिल्कुल उस प्रकार का वो समय भी नहीं था और पॉसिबल भी नहीं था। आप लोग मिशन पे थे। आखिरी बस एक सवाल और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा, और संभवतः हो तो कुछ टारगेट में दीजिएगा। बीजेपी क्या जम्मू कश्मीर में अपना इंडिविजुअल मुख्यमंत्री देख पाएगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से एक बदलाव आ रहा है, समय लग सकता है, लेकिन लोगों में एक रियलाइजेशन आ रही है। क्योंकि पहले जो बीजेपी के बारे में जो इमेज क्रिएट की गई है, जो इंप्रेशन क्रिएट किया था, हमारे विरोधियों ने किया है। अटल जी के वक्त लोगों ने बीजेपी को देखा, मोदी जी का थोड़ा जो है बिल्कुल सीधा है कि नेशनलिज्म के ऊपर, देश के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, बाकी स्काई इज द लिमिट, बाकी काम में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो आज बिना किसी को पूछा नहीं जाता तेरा धर्म क्या है, ये नहीं पूछा जाता पार्टी क्या है, हर प्रकार का रोटी कपड़ा और मकान के लिए, नौकरियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो हो रहा है आज मुस्लिम समाज में और कश्मीर के मुस्लिम समाज में, ये रियलाइजेशन आ रही है। आज उनको लग रहा है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आज उनको लगता है कि राहुल गांधी और बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा क्या करते रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, ये रियलाइजेशन आ रही है। हाँ, कम्युनल मुद्दों को उठाते हुए ये इस प्रकार के उनमें एक जहर भरते हैं, तो उनमें आज पिछले बार मैं आपको उदाहरण दे दूं, पिछले जो असेंबली इलेक्शंस में, तो मैं इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ कश्मीर आए, तो रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, तो मैं उनके साथ बैठा था। तो मुझे पूछने लगे कैसा रहेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार है कि लोगों ने हमारी तरफ देखना शुरू किया है, पहली बार है कि वो हमें सुनने के लिए आ रहे हैं। उसके पहले भी ऑफिशियल कार्यक्रम में आए थे, वोट बढ़ सकते हैं लेकिन हम जीतेंगे नहीं कश्मीर में, मैं कहा था। तो फिर मैं एक बड़े नेता हैं अपने जो सारा देख रहे थे चुनाव, उनको कहा, उन्होंने कहा था ठीक असेसमेंट यही है, बिल्कुल सच्चाई थी। तो मैं कहता हूँ कि वो एक स्टेज है, ठीक है। आ यूथ जो बाकी है, एक रियलाइजेशन आ रही है, जो रेडिकलिज्म है, जो लगाववाद है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है पीछे हट रहे हैं। और नौजवानों, मुझे लगता है अगली पीढ़ी, जब तक ये जो पीढ़ी है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वाली, तब तक जो है हमें मेहनत करने की जरूरत है। शुक्रिया निर्मल सिंह जी, आपने हमें समय दिया और समय के साथ जम्मू और कश्मीर का वो इतिहास बताया जो कई लोगों को पता नहीं है। किन नीतियों के कारण कश्मीर में हजारों लोगों की जान गई, उससे वाकिफ कराया। लेकिन ये यात्रा अभी, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा काफी बढ़ गई है, लेकिन आपका समय आज काफी ले लिया,
मैं चाहूंगा कि अगला पार्ट मैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में आके करूं, इसके लिए आप कंफर्मेशन जरूर दें। बिल्कुल ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। मैं वैसे सारे राजस्थान वालों को और पूरे देश के लोगों को आइए जम्मू कश्मीर आइए। तो आप तो आइए ही, और पीछे भी गए हैं एक इस एपिसोड हाँ, एक जो है जर्नलिस्ट के तौर पर भी आइए, टूरिस्ट तौर पर भी आइए, और परिवार सहित आइए। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। निर्मल सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि जो माहौल बनाया जा रहा है उसका लाभ किसको हो रहा है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका लाभ जो हमारा दुश्मन है उस देश को भी दे रहे हैं और उन अलगाववादी ताकतों को भी दे रहे हैं, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और निर्मल सिंह जी ने एक स्पष्ट कर दिया जो इनकी पार्टी की नीति है कि पाकिस्तान से अगर बातचीत हो तो सिर्फ जो पाकिस्तान के पास भारत का हिस्सा है, और जिसको भी ये दावा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो जो 24 सीटें हैं वो लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरें देखते रहें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य।